नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। महाद्वीपीय प्रवाह संकल्पना के बारे में सर्वप्रथम 1596 में अब्राहम आर्टेलियस ने बताया था। उसके पश्चात फ्रांसीसी विद्वान जो बेकन हैं, उन्होंने 1620 में इस सिद्धांत के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। तत्पश्चात ऑन्टेरियो स्नाइडर ने 1885 में महाद्वीपीय सिद्धांत को प्रमाणित करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान एफ.बी. टेलर ने 1910 में प्रवाह संबंधी अपने विचार दिए। टेलर का मुख्य उद्देश्य टर्सरी युग के वलित पर्वतों की व्याख्या करना था। अतः उन्होंने स्थल प्रवाह सिद्धांत, लैंड ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया। इस प्रकार प्रवाह सिद्धांत का प्रथम प्रयास टेलर का माना जाता है। तो वास्तव में जो टेलर हैं, उन्होंने ही महाद्वीपीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। परंतु अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में अपने सिद्धांत जर्मन भाषा में अपनी पुस्तक डाई एंचस्टहंग डर कॉन्टिनेंटी एंड ओजेनी में अपने विचार दिए। परंतु 1916-1920 में से कुछ संशोधन किया। 1924 में जब वेगनर का सिद्धांत जर्मन भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया तो ये सिद्धांत अधिक लोकप्रिय हुआ। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अधिक लोकप्रिय वेगनर का ही हुआ, लेकिन सर्वप्रथम बात जो कही थी वो अब्राहम आर्टेलियस ने, उसके पश्चात बेकन ने और फिर ऑन्टेरियो स्नाइडर ने भी इसमें अपने विचार दिए। परंतु सर्वप्रथम सिद्धांत के रूप में विकसित करने का श्रेय एफ.बी. टेलर को ही जाता है और उसके बाद तत्पश्चात वेगनर का सिद्धांत अधिक लोकप्रिय हुआ। वेगनर जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता थे। वेगनर ने जलवायु अध्ययन हेतु वनस्पति व जीवाश्मी वनस्पति को आधार बनाया। तो वेगनर भूगर्भ शास्त्री न होकर वास्तव में एक जलवायुवेत्ता थे और जलवायु और वनस्पति का सीधा संबंध है, क्योंकि जलवायु वनस्पति को प्रदर्शित करती है, वनस्पति जलवायु को प्रदर्शित करती है। तो एक दूसरे पर आश्रित तथ्य हैं, इसलिए उन्होंने जलवायु के अध्ययन के लिए वनस्पति व जीवाश्मी वनस्पति को ही आधार बनाया। और जब वो वनस्पति और जीवाश्मी वनस्पति का अध्ययन कर रहे थे तो उनके सामने बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और उसके निराकरण के लिए उनके सामने दो ही विकल्प प्रस्तुत थे। उनके सामने दो विकल्पों में एक तो ये था कि महाद्वीप स्थिर रहे हैं और जलवायु में परिवर्तन हुआ है। दूसरा, जलवायु स्थिर रही है और महाद्वीपों में प्रवाह हुआ है। वेगनर ने महाद्वीपों में प्रवाह का जो विकल्प है उसे स्वीकार किया और अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया। वास्तव में जो प्रदेश थे, जिस प्रकार की जलवायु है उन प्रदेशों में वर्तमान में, उससे विपरीत जलवायु की वनस्पति के अवशेष वहाँ मिल रहे थे। इस कारण से ही उनके सामने ये विकल्प आए। वेगनर ने अपने सिद्धांत की प्रमुख जो रूपरेखा दी उसमें उन्होंने कार्बोनिफेरस काल लगभग वर्तमान से 27,000 करोड़ वर्ष पूर्व की कल्पना करी। 27 करोड़ वर्ष पूर्व की कल्पना करी कि जो उसमें कार्बोनिफेरस काल था, उसमें विश्व में एक ही महाद्वीप हुआ करता था। पूरा सारे जितने भी महाद्वीप थे एक ही लैंड मास था, उसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया। इस पेंजिया को चारों तरफ से एक महासागर ने घेरा हुआ था, जिसे उन्होंने पैंथालासा नाम दिया। और इस पेंजिया का जो भाग है, इसके मध्य एक जलीय भूसन्नति थी, जलीय गर्त था, जिसे वेगनर ने तैतीस सागर की उपमा दी। हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनिफेरस काल को उन्होंने दो भागों में बांटा, पेंजिया और पैंथालासा में। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंजिया की। पेंजिया कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक महाद्वीप के रूप में संलग्न था। इस स्थल खंड को पेंजिया कहा जाता है, अर्थात उस समय समस्त स्थल भाग पेंजिया कहलाता था। इस पेंजिया पर छोटे छोटे सागरों का विस्तार था। पेंजिया के विभाजन से महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति बनी। पेंजिया के मध्य में 33 सागर को पट्टी थी।
यह उत्तरी व दक्षिणी भागों में विभाजित था, जो इस प्रकार है। तो मतलब पेंजिया को तैतीस सागर ने दो भागों में बांटा हुआ था। उसमें अगर हम बात करें, अगर हम इस चित्र में देखें तो जो तैतीस सागर था, जैसे आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, तो इसने दो भागों में बांटा हुआ था, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया को उन्होंने अंगारा लैंड या लॉरेशिया नाम दिया, दक्षिणी भाग को उन्होंने गोंडवाना लैंड नाम दिया। और आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इस पेंजिया को चारों तरफ से पैंथालासा नामक महासागर ने घेरा हुआ है। जो उत्तरी भाग था उसे उन्होंने अंगारा लैंड या लॉरेशिया नाम दिया। इसमें 33 के उत्तर में उत्तरी अमेरिका, वर्तमान विश्व के जो इसमें क्षेत्र थे, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी एशिया को सम्मिलित किया, तथा दक्षिणी भाग जो गोंडवाना लैंड के नाम से प्रसिद्ध था, जो 33 सागर के दक्षिण में था, इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, मेडागास्कर द्वीप, दक्षिण अमेरिका आदि को सम्मिलित किया। नेक्स्ट बात करें हम 33 सागर जो उसको अलग करता था, तो पेंजिया के मध्य भाग में जलीय भूसन्नति को वैगनर ने 33 सागर का, इसके उत्तर में अंगारा लैंड व दक्षिण में गोंडवाना लैंड स्थित था। 33 सागर के स्थान पर वर्तमान में हिमालय व आल्पस पर्वत की स्थिति है। मतलब सीधा स्पष्ट है कि जो वर्तमान में हिमालय और आल्पस पर्वत है, उनकी उत्पत्ति 33 सागर से ही हुई है। इस डायग्राम में, इस जीआईएफ के थ्रू आप समझ सकते हैं कि विश्व में जो महाद्वीप हैं वो इस तरह से टूट के अलग हुए हैं। अगर दोबारा देखें हम इसको, तो महाद्वीप पहले एक पेंजिया का रूप था, बाद में टूटकर वर्तमान का विश्व जो स्वरूप है ये प्राप्त होता है। फिर से अगर एक बार देखें, महाद्वीपों की स्थिति समय समय के साथ काल के अनुसार बदलती गई है, जैसा कि ये जीआईएफ दिखा रही है आपको। महाद्वीपों का प्रवाह, कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया महाद्वीप के नीचे पैंथालासा निर्बाध रूप से तैर रहा था। वैगनर के अनुसार इस सिद्धांत में सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा था, क्योंकि सियाल का घनत्व कम होता है, सीमा का घनत्व अधिक था। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो जो महाद्वीप हैं वो पैंथालासा पर निर्बाध रूप से तैर रहे हैं। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया महाद्वीप में विकराल दरारें पड़ी और पेंजिया महाद्वीप खंडित हुआ। पेंजिया के विखंडित भागों के विभिन्न दिशा में प्रवाहित होने से वर्तमान महाद्वीपों की स्थिति बनी। वैगनर के अनुसार पेंजिया का प्रवाह दो दिशाओं में हुआ। तो जो पेंजिया है वो कार्बोनिफेरस काल में विभंजित हुआ और दो दिशाओं में वैगनर के अनुसार गति हुई। एक तो भूमध्य रेखीय प्रवाह, मतलब भूमध्य रेखा की ओर गति हुई, और दूसरा पश्चिमी प्रवाह, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह हो। नेक्स्ट बात करें महाद्वीपों के प्रवाह संबंधी बल व दिशा के बारे में बात करें, तो सबसे पहले भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय प्रवाह के बारे में बात करते हैं। वैगनर ने भूमध्य रेखीय प्रवाह का कारण गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लावनशीलता बल को बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ बॉयंसी, कि इन दो बलों के कारण से ही भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह हुआ। वैगनर के अनुसार पेंजिया पैंथालासा पर स्वतंत्र रूप से तैर रहा था। भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह तैरते हुए गतिशील व स्थलभाग गुरुत्व केंद्र तथा उसके प्लावनशीलता केंद्र के संबंधों पर आधारित है। प्राय ये दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, परंतु पृथ्वी के लंबवत गोलार्ध के रूप में होने के कारण ये बल प्रत्यक्ष रूप में विपरीत दिशा में नहीं होते। यदि प्लावनशीलता केंद्र गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे होता है तो गति भूमध्य रेखा की ओर होती है। इस गति के कारण ही महाद्वीपों का भूमध्य रेखीय प्रभाव हुआ। तो वैगनर के अनुसार दो बल महत्वपूर्ण थे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण से वो रखते हैं। दूसरा, सियाल की सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहे हैं, तो तैरने के कारण से ही प्लावनशीलता बल की उत्पत्ति होती है। वैगनर के अनुसार जब प्लावनशीलता केंद्र के ठीक नीचे अगर गुरुत्व केंद्र होता है तो जो गति है वो भूमध्य रेखा की ओर होती है। इस तरह भूमध्य रेखीय प्रवाह का कारण उन्होंने प्लावनशीलता बल व गुरुत्वाकर्षण बल को बताया। पश्चिम की ओर प्रवाह, वेस्टर्न ड्रिफ्ट,
महाद्वीपों का पश्चिमी प्रवाह ज्वारीय बल के कारण से हुआ, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है और उस समय वैगनर के अनुसार सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल को पश्चिमी प्रवाह का उत्तरदायी माना। जब चंद्रमा का परिभ्रमण गति तीव्र रही होगी उस समय यह बल और प्रबल रहा होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ज्वारीय घर्षण पृथ्वी की परिभ्रमण गति पर अवरोध का कार्य करता है, जिससे महाद्वीपीय भाग परिभ्रमण में पृथ्वी का साथ नहीं दे पाते और तथा पीछे छूट जाता है। इस प्रकार महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगे, अर्थात महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रभाव हुआ। तो वैगनर ने साफ कहा कि उस समय कार्बोनिफेरस काल में चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है वो बहुत अधिक था, बहुत प्रबल था, और ज्वारीय बल के कारण से पृथ्वी घूर्णन कर रही थी पश्चिम से पूर्व दिशा में, तो उसमें ज्वारीय रगड़ लगी चंद्रमा की, और ज्वारीय रगड़ के कारण से जो महाद्वीप हैं वो टूटकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगे, पीछे की ओर छूट गए और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगे। इस प्रकार वैगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह के दो प्रमुख दिशाओं की बात की, एक तो भूमध्य रेखा की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर। भूमध्य रेखा की ओर जो गति हुई वो गुरुत्वाकर्षण बल व प्लावनशीलता बल के कारण से हुई, जबकि पश्चिम की ओर जो गति हुई वो चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण से हुई। अगर हम इस चित्र में देखें तो अलग अलग काल में पेंजिया जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थिति है, 225 मिलियन पूर्व ये पूरा महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। उसके बाद पेंजिया का विभाजन हुआ, उसके बाद देन गोंडवाना लैंड का जुरासिक काल में विभाजन हुआ, और वर्तमान में ये महाद्वीप वर्तमान में ये स्वरूप प्राप्त हुआ। तो प्रारंभ में पेंजिया से हम चले, उसके बाद पेंजिया और इसका विभाजन हुआ, उसके बाद फिर गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, देन वर्तमान विश्व का स्वरूप प्राप्त हुआ। विश्व का वर्तमान स्वरूप में महाद्वीपों का प्रवाह। वैगनर के अनुसार पेंजिया महाद्वीप में विभंजन तथा महाद्वीपों का प्रवाह कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पेंजिया के विभंजन से उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना भूभाग तथा इसके बीच में टैथिस सागर बना। टैथिस सागर का निर्माण को ही टैथिस का खुलना कहा जाता है। जुरासिक कल्प में गोंडवाना लैंड का विभंजन हुआ, जिसमें ये ध्यान रखने वाली बात है जुरासिक काल में ही गोंडवाना लैंड का विभंजन हुआ है, जिसमें मेडागास्कर द्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप बने। अलग अलग दिशाओं में प्रवाह से इनकी वर्तमान स्थिति बनी। इस समय उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगे। दोनों अमेरिका अलग होने से अंध महासागर का निर्माण हुआ। तो जो ज्वारीय रगड़ के कारण से उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर गति करी, तो बीच में अंध महासागर का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर खिसकने से हिंद महासागर का निर्माण हुआ। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल आधा रह गया। वास्तव में जो प्रशांत महासागर है वह अवशिष्ट भाग है, किसका? पैंथालासा का अवशिष्ट भाग है। तो बाद में बचा हुआ भाग प्रशांत महासागर के रूप में रह गया। इस प्रकार कार्बोनिफेरस से प्रारंभ हुई प्रक्रिया मायोसीन युग के अंत तक पूर्ण हो गई। यद्यपि महाद्वीपों में परिवर्तन आज भी हो रहा है, तो वर्तमान स्थिति ऐसा नहीं है कि महाद्वीपों में परिवर्तन नहीं हो रहा, महाद्वीप अभी भी प्रवाहित ही हो रहे हैं। ये हम मानचित्र में देख सकते हैं। जो ये वर्तमान स्वरूप है उस पेंजिया से जो पूरा एक लैंड मास था उससे विभक्त होकर 7 महाद्वीप और 4 महासागरों की स्थिति हमारे सामने प्रस्तुत हुई। आप देख सकते हैं 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप तथा 4 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक या अंध महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर का निर्माण हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।